राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बताएंगे कहानी एक ऐसे कैफे की जो बदल रहा है समाज का नजरिया, और फिर बताएंगे कैसे देश में सियासत की मलाई खाने में जुट गए हैं खाकी वाले, और आखिर में बताएंगे कैसे 2023 में सियासत में बढ़ेगी गर्मा गर्मी। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत में लगातार दूसरे हफ्ते कोविड मामलों में इजाफा, दक्षिण के राज्यों में बढ़े मरीज। लगातार दूसरे सप्ताह भारत में कोविड-19 मामलों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि संख्या के लिहाज से ये काफी कम रही, इसीलिए फिलहाल चिंता की बात नजर नहीं आ रही है। सिनेमा हॉल में बिकते रहेंगे महंगे पॉपकॉर्न और समोसे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थिएटर को नियम शर्त तय करने का अधिकार है, ग्राहक चाहे तो इन्हें ना खरीदे। पाकिस्तान से आया घुसपैठिया, बॉर्डर पर ही ढेर बीएसएफ ने मार गिराया। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठिए ने सीमा पार करने में सफलता हासिल कर ली, लेकिन वो बाढ़ को जैसे ही पार कर पाया था वैसे ही बीएसएफ के सतर्क जवानों ने हलचल भांप ली और घुसपैठिए को ललकार लगाई। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ी, देश भर में मिलेगी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सुरक्षा को अपग्रेड करके पूरे देश के लिए जेड श्रेणी कर दिया गया है। यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने पर तिलमिलाया चीन, बताया अनुचित कार्यवाही। चीन में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कुछ देशों ने चीनी यात्रियों को अपने देश में प्रवेश करने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, जिससे चीन तिलमिला उठा है। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज की वायरल वीडियो के बारे में। बिजली के पोल पर चढ़ना बेहद खतरनाक काम है। बड़े बड़े टावरों से कई हजार वोल्ट की बिजली दौड़ती है। इतने हाई पावर वाली बिजली को छूते ही इंसान पल भर में राख हो जाता है। लेकिन बेंगलुरु के एक पुलिसकर्मी ने ना ऊंचाई की परवाह की और ना ही हाई वोल्टेज बिजली की। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि कैसे भी करके ऊंचाई पर फंसी चिड़िया को बचाया जाए। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी की ये मेहनत कामयाब हुई और उसने चिड़िया को सुरक्षित बचा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप भी देखिए वायरल वीडियो। दरअसल ये वीडियो बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के एक डिप्टी कमिश्नर कुलदीप कुमार जैन ने शेयर किया है। चिड़िया को बचाने वाले शख्स का नाम सुरेश है। सुरेश राजाजी नगर ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं। सुरेश ने कबूतर की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। बिना किसी सेफ्टी या बिना किसी सपोर्ट के ही सुरेश ऊपर चढ़ गए। हाथ और पैर के सहारे इतनी ऊंचाई पर चढ़े सुरेश ने कबूतर के पैर में फंसा धागा जैसे ही खोला वो आजाद होकर उड़ गया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या पुलिस के पास कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। इतनी ऊंचाई से अगर सुरेश का हाथ या पैर फिसल जाता तो वह खुद ही हादसे का शिकार हो जाता। वाकई ये सोचने और समझने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरेश ने एक पक्षी के बारे में सोचा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की प्रमुख खबर का। कहते हैं अगर आप अपनी सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा, नजरिया बदलेगा तो समाज का नजारा बदलेगा। इसी सोच के साथ कुछ करने और अपनी खुद की पहचान बनाने के प्रयास में जुटे हैं मुंबई के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग, जिन्होंने पिछले साल ही मुंबई नजरिया नाम का एक कैफे शुरू किया है। मुंबई का ये पहला कैफे माना जा रहा है जिसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी ट्रांसजेंडर हैं। इस कैफे का एक नेक उद्देश्य है कि उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी
ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से होंगे, ताकि इस समाज के लोगों को एक काम करने का प्लेटफॉर्म मिल सके, साथ ही उनकी कमाई का ये जरिया भी बन सके, साथ ही ट्रांसजेंडर के प्रति समाज में लोगों का नजरिया बदल सके। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे कैफे बदल रहा है समाज की सोच। भारत को है नजरिया बदलने की जरूरत। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। भारत का वो कैफे जहां सिर्फ ट्रांसजेंडर्स करते हैं काम। बम्बईया नजरिया कैफे, जो बदल रहा है लोगों का नजरिया। एक कहावत है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। इसका मतलब है कि समाज में फैली तमाम बुराइयों को खत्म करने की शुरुआत अपने आप से ही हो सकती है। हम सभी को प्रकृति ने बनाया है और हमें ये रूप दिया है, और हम आपस में ही भेदभाव करते हैं। एक समय था जब किसी स्त्री या पुरुष की तरह ही प्राकृतिक रूप से किन्नर रूप में जन्म लेने वालों को समाज स्वीकार नहीं करता था। लेकिन आज के आधुनिक जमाने में हालात थोड़े बदले जरूर है, पर अभी भी बहुत सुधार नहीं हुआ है। आज भी कई जगह लोग ट्रांसजेंडर्स या फिर किन्नरों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में समाज में खुद की एक अलग पहचान के प्रयास में जुटे हैं मुंबई के ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग। इन लोगों ने इसके लिए बम्बई नजरिया नाम का कैफे भी शुरू किया। मुंबई का ये पहला कैफे माना जाता है जिसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी ट्रांसजेंडर हैं। बता दें कि 2022 की शुरुआत में ही मुंबई के वर्सोवा इलाके के आराम नगर में बम्बई नजरिया नाम से कैफे शुरू किया गया। यहाँ पर काम करने वाले सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत मिस्टर डिएगो ने की, इस उद्देश्य से कि इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से होंगे, ताकि समाज में लोगों को एक काम करने का प्लेटफॉर्म मिल सके, साथ ही उनकी कमाई का जरिया भी बने, साथ ही ट्रांसजेंडर के प्रति समाज में लोगों का नजरिया बदल सके। यहाँ काम करने वाले ट्रांसजेंडर कर्मचारी बताते हैं कि इस कैफे की शुरुआत में जब लोग यहाँ आते तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। वो कहते हैं कि अब हमें भी अच्छा लगने लगा है और हमारे यहाँ खाना खाने वाले ग्राहकों को भी। लोगों में ये जो बदलाव दिखा है वो उनके लिए काफी बड़ी बात है। ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की मदद से मुंबई का ये पहला ट्रांसजेंडर कैफे लोगों में काफी चर्चा का विषय है। लोग इस कैफे में जाकर खुद खाना पसंद करते हैं और समाज में इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करते हैं और नजरिया भी बदल रहे हैं। बम्बई नजरिया कैफे का स्लोगन है, नजरिया बदलो नजारा बदलेगा, और वाकई ये कैफे ऐसा काम भी कर रहा है। एक तरीके से ये काम दुनिया को बदल रहा है, दुनिया के नजरिए को बदल रहा है, और ये वाकई बेहद सराहनीय है। देखा जाए तो जब आप कभी किसी भी प्लेटफॉर्म या चौराहे पर ट्रांसजेंडर को पैसे मांगते देखते हैं तो एकाएक आपके मुंह से निकल जाता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते। लेकिन शायद ही आप इस बात को समझते होंगे कि कानूनी मान्यता मिलने के बाद भी समुदाय यानी हम और आपने, आम लोगों ने उन्हें कभी अपनाया नहीं, कभी उन्हें आम लोगों की तरह नहीं देखा। ट्रांसजेंडर के लिए काम ढूंढना आज भी कठिन है, क्योंकि हम और आप अपनी कंपनियों में उन्हें काम नहीं देते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुंबई नजरिया कैफे ऐसे लोगों को जीने का एक नया जोश दे रहा है, एक नया तरीका दे रहा है, जो वाकई सराहनीय है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं आज की अगली खबर का। खाकी चली खादी की राह, राजनीति और शासन प्रशासन का चोली दामन का साथ रहता है। सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है, या ऐसे कह लें एक अच्छे नेता को, एक अच्छे मंत्री को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ दशकों में पुलिस अधिकारियों का राजनीति की ओर रुझान बढ़ा है। रुझान कह लें या दिलचस्पी ऐसी है कि अधिकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में कूद रहे हैं। खाकी का जोश हल्का हो रहा है, खादी पहनने की चाहत प्रबल हो रही है। मेहनत करके अधिकारी रैंक पाना भी तो आसान नहीं है। फिर आखिर राजनीति में ऐसा क्या है कि अधिकारी राजनीति में कूदने और खाकी की जिम्मेदारी का साथ छोड़ने को तैयार हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अधिकारी रह चुके कई लोग आज विधायक बने बैठे हैं। आज सत्ता के करीब रहे आईएएस, आईपीएस अफसर किसी खास राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ घंटों में खाकी से
कुर्ता पजामे पर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट और समझिए कैसे इस देश में सत्ता की मलाई में सेवा की कुर्सी डूब रही है। क्या राजनीति है देश की सबसे बड़ी अफसरशाही? क्या खाकी वर्दी खादी से कमा की जाती है? सत्ता की मलाई में क्या डूब रही है प्रशासनिक सेवा की कुर्सी? खाकी से राजनीति का खेल आखिर कब तक खेला जाएगा? क्या ऐसे ही देश आगे बढ़ पाएगा? कहा जाता है कि धूप छाव सब सह जाते हैं, जीवन पथ दुर्गम कह जाते हैं, अरमान न बाकी रह जाता है जब सजती है तन पर खाकी। जी हाँ, वैसे तो खाकी एक रंग है, लेकिन भारत में खाकी का मतलब जज्बात है। खाकी वर्दी जब तन पर सज जाती है तो जिम्मेदारी अपने आप बढ़ जाती है। भारत में रहने वाला युवा न जाने कितनी मेहनत करता है कि वो अपने तन पर खाकी को सजा सके और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सके, लेकिन आज प्रशासनिक सेवा और अधिकारी बन जाना कहीं न कहीं एक तरफ राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है, तो वहीं राजनीति भी इस प्रशासनिक सेवा को प्रभावित कर रही है। पिछले साल 1 फरवरी को अचानक एक चौंकाने वाली खबर आती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। वीआरएस मंजूर होने के दिन ही तय हो गया था कि राजेश्वर सिंह लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट होंगे। यही हुआ भी, उन्होंने चुनाव जीत भी लिया और आज वो विधानसभा में भाजपा के सदस्य हैं। लेकिन अब कल यानी 2 जनवरी को राजेश्वर जैसी एक और खबर आती है। प्रयागराज में आईजी रहे कविंद्र प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए हैं। उन्हें काशी प्रांत का अध्यक्ष भी बना दिया गया है। सोनभद्र के रहने वाले केपी सिंह महज 3 महीने पहले रिटायर हुए हैं। माना जा रहा है कि कुंभ मेला प्रबंधन से सीएम योगी काफी खुश थे, उन्हें इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। राजेश्वर सिंह यूपीपीएस से जब पुलिस अधिकारी बने तो केपी सिंह आईपीएस थे। 1-2 नहीं, आपको ऐसे कई मामले देखने को मिलेंगे जब सत्ता के करीब रहे आईएएस आईपीएस अफसर ने किसी खास राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिया हो और कुछ घंटे में खाकी से कुर्ता पैजामा पर आ गए हों। राजेश्वर सिंह के साथ ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे असीम अरुण भी भाजपा के विधायक बन चुके हैं। आईएएस आईपीएस को राजनीति से प्यार होने लगा है। अब आपको कुछ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की लिस्ट भी बता देते हैं जिन्हें राजनीति से अचानक प्यार हो गया। के अन्नामलाई 2011 बैच के आईपीएस अफसर को केवल 9 साल की नौकरी रास आई। 2020 में बीजेपी ज्वाइन किया और पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु का अध्यक्ष भी बना दिया। सत्यपाल सिंह महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अफसर रहे, मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, अभी यूपी में बागपत से भाजपा सांसद हैं। कुछ आईएएस अपने करियर में सफल राजनेता भी रहे। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के सीएम बने, वो राजीव गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। मणिशंकर अय्यर, यशवंत सिन्हा, मीरा कुमार, नटवर सिंह जैसे नेताओं ने केंद्रीय कैबिनेट में अहम जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन पिछले 2 दशकों में ये गति बहुत तेजी से बढ़ गई है। पिछले 2 साल में वीआरएस लेकर अफसर नेता राजनेता बनने के लिए निकल पड़ते हैं। हर राज्य का यही हाल है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी अगर नौकरी के बीच राजनीति के दंगल में रुचि लेने लगेंगे तो स्टील फ्रेम भी फ्रैक्चर हो जाएगा और कानून व्यवस्था भी गर्त में जाएगी। राजस्थान का एक उदाहरण तो हैरान करने वाला है। क्राइम ब्रांच के एसपी मदन मेघवाल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खजुआला से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने टिकट रिलीज के 1 दिन पहले वीआरएस का आवेदन दिया। टिकट लिस्ट में नाम नहीं आया तो अगले दिन वीआरएस वापस लेने की अर्जी दे दी। ऐसा अफसर आप खुद सोचिए कि अपनी कुर्सी के साथ न्याय कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके वीएस संपत ने भी इस ट्रेंड पर जबरदस्त नाराजगी जताई थी। सर्विस छोड़कर तुरंत राजनीतिक दल ज्वाइन करने को उन्होंने अनैतिक करार दे दिया था। ये स्थिति काफी ज्यादा विचित्र है। शायद रूल बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा। नौकरशाह रिटायरमेंट या वीआरएस के तुरंत बाद कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकते, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का क्लॉज है। फिर राजनीतिक दल ज्वाइन करने से तो ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है, इस पर कोई पार्टी सोच भी रही है। 2012 में चुनाव आयोग ने सरकार से एक सिफारिश की थी।
रिटायरमेंट लेने वाले या फिर वीआरएस लेने वाले आईएएस या फिर आईपीएस अफसर कम से कम 2 साल तक चुनावी रणनीति से दूर रहें, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। जबकि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल के मुताबिक किसी अफसर का कोई रिश्तेदार अगर चुनाव लड़ता है तो वो उसके लिए प्रचार तक नहीं कर सकता। आपको बता देते हैं कि आखिर नियम क्या कहते हैं। सेवा के दौरान कोई भी सदस्य किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा और न ही इसमें सहयोग करेगा। यह अफसर का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे संगठन में शामिल होने से रोके जो परोक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से कानून का सम्मान न करता हो। अगर कोई संशय की स्थिति है तो अफसर इसकी सूचना सरकार को दे। किसी भी विधायक, सांसद या स्थानीय निकाय के चुनाव में किसी तरीके के प्रचार में हिस्सा लेना मना है। अफसर अपना वोट डाल सकते हैं, लेकिन उनका रुझान किस तरफ है इसे जग जाहिर नहीं कर सकते। अफसर अपनी गाड़ी, घर या ऑफिस में किसी भी पार्टी का सिंबल नहीं लगा सकते हैं। इस तरीके के नियम होने के बावजूद खाकी का खादी की ओर ये बढ़ता रुझाव देश को कहीं भी ले जा सकता है और ये जरूर विचारणीय है। अब ये सोचना चाहिए कि अगर अफसर अपनी अफसरशाही छोड़कर राजनीति की ओर बढ़ने लगेंगे तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। देखा जाए तो ये बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी अगर नौकरी के बीच राजनीति के दंगल में रुचि लेने लगेंगे तो स्टील फ्रेम भी फ्रैक्चर होगा और कानून व्यवस्था भी गर्त में जाएगी। इसीलिए जरूरी है कि बीआरएस लेने वाले अफसरों को तो 5 साल तक और रिटायरमेंट होने के 2 साल तक राजनीति से दूर रखने का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नेता अफसर गठजोड़ सिस्टम को तार तार कर सकता है और इस प्रशासनिक सेवा की धज्जियां उड़ सकती है जिसमें जाने के लिए एक बच्चा सपना देखता है। फिलहाल इसी के साथ खबर अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। 2022 को हम अलविदा कह चुके हैं और नए साल का दस्तक के साथ 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। भारत के सियासी परिदृश्य के लिहाज से 2023 को चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के हिंदी पट्टी वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2023 के चुनावी नतीजे और राजनीतिक गतिविधियों से सिर्फ 2024 की सियासी बिसात ही नहीं बिछेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय हो जाएगी। वहीं कहा जाए तो एक तरह से साल में बहुत कुछ होगा। नए नए मौके मिलेंगे, राजनीति के नए नए ट्रेंड सेट होंगे और वो क्या क्या होंगे देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। गुजरात साल राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से था बेहद गर्मा गर्म। 2023 में सियासत की दिशा तय करने के लिए तैयार है नए ट्रेंड। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं कई इलेक्शंस। जानिए क्या रहेगा 2023 में राजनीति के लिए खास। गुजरात साल राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से काफी गर्मागर्म माना गया। इसकी शुरुआत 5 प्रमुख राज्यों में चुनाव के साथ हुई थी, जिसमें यूपी, पंजाब शामिल थे। इसका अंत गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के साथ हुआ। पंजाब के रूप में कांग्रेस ने एक और नया राज्य गंवा दिया। हालांकि हिमाचल जीतकर उसने कुछ हद तक भरपाई भी कर ली। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी भी दर्ज करा ली। गुजरात जैसे राज्यों में फायदा मिलने के बाद उसके हौसले बुलंद हो गए। बीजेपी ने 2022 में अपने दबदबे को बनाए रखा। यूपी, गुजरात और असम जैसे राज्यों में पार्टी ने विजय पताका फहराया। गुजरात में तो उसने किसी दल को टिकने तक नहीं दिया। प्रदेश में उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत का सबूत बना 2022। अब 2023 आ गया है। ये साल 2 वजहों से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला, यानी कि 2023 में 9 राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, और दूसरा कि इन विधानसभा चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे पॉलिटिकल ट्रेंड जिन पर इस साल रहेगी देश भर की नजर।
इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं। इन्हें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। उम्मीद है कि इन राज्यों में फरवरी-मार्च में चुनाव हो जाएंगे। इसके अलावा इस साल विपक्षी एकता का गणित भी तय हो जाएगा। इस साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से ज्यादातर में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस है। इसका मतलब ये साफ है कि आप सहित विपक्ष के ज्यादातर दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदगी दर्ज कराने का अवसर कम है। हालांकि तेलंगाना की लड़ाई काफी अहम होगी। यहाँ सीएम के चंद्रशेखर राव की टीआरएस बीजेपी से सीधी टक्कर लेगी। ये चुनाव केसीआर को तीसरा मोर्चा खड़ा करने का मौका देगा। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार और शरद पवार जैसे नेता विपक्ष को एक साथ लाने में कितना सफल साबित होते हैं। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में राहुल गांधी की यात्रा भी चर्चाओं में ही रहने वाली है। राहुल गांधी ने 2020 का ज्यादातर समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में निकाला है। ये यात्रा 26 जनवरी को संपन्न हो सकती है। इसे कांग्रेस के काडर में जान फूंकने की ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 में ये कांग्रेस की किस्मत पलटने में भी सफल साबित होगी। लेकिन यात्रा के नतीजों का सही टेस्ट तो 2023 में ही हो जाएगा। राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस का भगवा पार्टी की आंधी का सामना करेगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संगठन स्तर पर कुछ बदलाव लाकर पार्टी को एक करने की कोशिश में नजर आएंगे। इसके अलावा भारत G20 की अध्यक्षता भी इसी साल कर रहा है। भारत को 11 महीने के लिए G20 की अध्यक्षता मिली है। दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये देश के लिए कूटनीतिक नजरिए से उत्साहित करने वाला है, लेकिन इसके राजनीतिक नतीजे भी होंगे। पूरे 2023 के दौरान भारत कई G20 बैठकें करेगा। इनमें कई ग्लोबल हेड भी शामिल होंगे। स्वाभाविक है कि इसके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये उन्हें भारत को ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करने का मौका देगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये साल विधायिका के लिए भी काफी ऐतिहासिक होगा। 2023 में नई संसद बिल्डिंग में इसका कामकाज शिफ्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि फरवरी-मार्च में बजट सत्र के दौरान ऐसा हो भी सकता है। इसके लिए काम तेज गति से हो रहा है। नई संसद बिल्डिंग में 1224 लोगों के बैठने की जगह है। इसे बनाने में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। इसके राजनीतिक मायने भी काफी हैं। ये मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन का हिस्सा है। केंद्र गुलामी की मानसिकता से निकलने पर जोर देता आया है और ये बिल्डिंग उसके अनुरूप ही है। यानी कि देखा जाए तो ये कुछ ट्रेंड हैं जो इस पूरे साल में ट्रेंड होते हुए नजर आएंगे और राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। लेकिन इसी बीच ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या 2022 की तरह राजनीति इस बार भी गर्मागर्म रहेगी या फिर फीकी नजर आएगी। देखा जाए तो साल 2022 ने समाज को कई स्तर पर बदला। इस साल भारत कोविड-19 के प्रकोप से बाहर आया। समाज में वैचारिक विभाजन बढ़ा, सामाजिक और सांप्रदायिक दायरे गहरे हुए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच राजनीतिक खाई चौड़ी हुई है। 2023 पूरी तरह से 2024 की राजनीतिक पटकथा को आकार देगा। अगले पूरे साल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनावी मोड़ में रहेंगे। फरवरी से मार्च के बीच त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव होंगे। मई में कर्नाटक, नवंबर से दिसंबर के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। इन राज्यों के परिणाम से पता चलेगा कि भारतीय राजनीति की हवा का रुख किस तरफ है। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे में इस साल सियासी गर्मागर्मी बनी रहेगी। तो ये तो थी खबरें अब तक की आज की कुछ खास खबरें, लेकिन इन खबरों के अलावा एक बात जरूर मैं आपको समझाने की जरूरत समझता हूँ, क्योंकि सावधानी का अलार्म बज चुका है। क्या आप अपने मोबाइल पर फ्री मूवी डाउनलोड करके देखते हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ सावधान होने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल को सही से देखने की आवश्यकता भी है। क्योंकि फ्री मूवी के लालच में कहीं आपके बैंक अकाउंट के सारे पैसे तो गायब नहीं कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, जो फ्री मूवी के लालच में लोगों को अपने जाल में फंसाते जा रही हैं। कई लोग फ्री मूवी को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देखते हैं। अलग अलग साइट से लोग फ्री मूवी के लिंक पर क्लिक करते हैं
और उन्हें डाउनलोड करते हैं। टेलीग्राम पर भी फ्री मूवी देखने के कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन अब ये ऑप्शन आपको लाखों रुपए का चूना लगा सकते हैं। आपको एक फिल्म देखने की कीमत 3 लाख रुपए देनी पड़ सकती है। दरअसल हाल ही में एक शख्स ने टेलीग्राम के जरिए एक नई मूवी के लिंक पर क्लिक किया था और मूवी देखी थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लिंक साइबर क्रिमिनल्स ने भेजा था और इस लिंक को क्लिक करते ही वो शख्स साइबर फ्रॉड का शिकार बन गया। वो शख्स मूवी देख रहा और साइबर क्रिमिनल्स इस दौरान उसके अकाउंट से पैसे निकाल रहे थे। उसके अकाउंट से 3,15,000 रुपए निकल गए। इसीलिए आप भी अलर्ट हो जाएं। टेलीग्राम के जरिए इस तरह के सबसे ज़्यादा फ्रॉड सामने आ रहे हैं। लोग टेलीग्राम में फ्री मूवी के चक्कर में अनजान ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हैं ऐसे साइबर क्रिमिनल्स। ये लोग पहले तो सीधी मूवी और वेब सीरीज़ डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, यानी कि आपको किसी लिंक पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डाउनलोड करें और पिक्चर देखें। ऐसे ग्रुप लोगों को पहले बिना सब्सक्रिप्शन के मूवी देखने की लत लगाते हैं और फिर जब कोई इसका आदी बन जाता है वो लिंक भेजकर फ्रॉड करते हैं। ऐसे में आपको सतर्क करना हमारा धर्म है और हम आपको सतर्क करने के लिए ज़रूर कह रहे हैं। इसलिए जब कोई आपको लिंक भेजे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो सोच समझकर उस पर क्लिक करें, क्योंकि उसी के ज़रिए आपके बैंक का अकाउंट खाली किया जा सकता है। फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।